ये कहानी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की कहानी है। पाकिस्तान इंडिया में घुसपैठ के जरिए हमेशा की तरह आतंक मचा रहा था, तो इंडियन आर्मी ने 50-50 सैनिकों की टुकड़ी के कई दल बनाए और उन सबको इंटेलिजेंस द्वारा बताए गए पॉइंट्स पर तैनात करने का आदेश दिया। इन्हीं सब में एक कबीर नाम का जवान था जो ये लड़ाई पहली बार लड़ने जा रहा था, और वो अपने घर में इसके बारे में अपनी अंधी माँ और गर्भवती पत्नी से बात करता है। माँ, देखो आज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है। मुझे पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली जंग में भाग लेना है। बेटा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपना ध्यान रख लेंगे। आप बस देश की रक्षा कीजिए। अपनी माँ और पत्नी की तरफ से ऐसा सपोर्ट पाकर कबीर की हिम्मत और बढ़ जाती है और अपना सामान लेकर निकल जाता है। कबीर 50 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आर्मी के ट्रक में बैठकर जा रहा था। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। कबीर आसपास देखता है कि सभी जवान सो रहे हैं, तो उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कौन है? कबीर हिम्मत करके अपने कंधे पर हाथ रखने वाले को देखता है। वो उस भयानक चेहरे को देखकर बुरी तरह से डर जाता है। कबीर, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन की पहली लड़ाई लड़ने जा रहे हो और मेरा अधूरा काम तुम ही पूरा कर सकते हो। मगर तुम हो कौन और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं कौन हूँ और तुम्हें मेरा क्या काम करना है वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा, मगर तुम्हें मेरी ये बात भूली नहीं है, याद रखना। ठीक है। कबीर के इतना कहते ही वो भयानक आदमी वहां से गायब हो जाता है। तभी ट्रक घाटी पर आकर रुकता है और आर्मी के सभी जवान ट्रक से उतरते हैं। कबीर भी ट्रक से उतरता है। घाटी का नजारा देखकर मन ही मन सोचता है, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? तभी वो आत्मा दोबारा से कबीर के पास आकर उसके कान में कहती है, पाकिस्तान इस जगह के लायक नहीं है और तुम ऐसा कभी नहीं होने दोगे। कबीर उस भयानक चेहरे की तरफ पलट कर देखता है। उसे ये देखकर झटका लगता है कि उस आत्मा का सिर्फ चेहरा कबीर से बात कर रहा है। उस आत्मा का पूरा शरीर नहीं है। कबीर जब तक किसी से कुछ कहता, तभी कमांडो का ऑर्डर आता है। जवान, इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से हमें इसी लोकेशन का ऑर्डर मिला है। ये घाटी जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ आप सब पर आतंकी कहीं से भी हमला कर सकते हैं। ये जान पाना बहुत मुश्किल होगा, और वो कितने हैं ये भी। इसीलिए मुझे आप सभी को अलग अलग टीम्स में डिवाइड करना होगा। यस सर। वही कबीर के चेहरे पर भी चमक आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसका ध्यान उस आत्मा पर भी जाता है जो उसके पीछे पड़ गई है, जिसे वो जानता ही नहीं है। तभी कमांडो टीम को डिवाइड करना शुरू करते हैं। 5-5 जवानों की 10 टुकड़ियां तैयार करके घाटी के अलग अलग हिस्सों में भेज दी जाती है। कबीर जिस टुकड़ी का हिस्सा है वो वहाँ उन जवानों से बात करता है। तुम लोगों की ये पहली लड़ाई है? नहीं, मैंने इससे पहले 2 लड़ाइयाँ और की हैं। मेरा तो ये 5वीं बार है। मैं तो 5वीं बार लड़ाई पर जा रहा हूँ। मैं भी इससे पहले 2 लड़ाइयों का हिस्सा रह चुका हूँ। सभी आखिरी बच्चे जवान के जवाब का इंतजार करते हैं, मगर वो जवान इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तभी कबीर उससे पूछता है, तुमने नहीं बताया तुमने इससे पहले कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं? हमें यहाँ जिस पर्पस के लिए भेजा गया है, हमारा फोकस बस उस पर रहना चाहिए। वो जवान इतना कहकर टेंट के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही घाटी में सन्नाटा हो जाता है और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और हवा भी चलने लगती है। कबीर चहलकदमी करते हुए एक बार फिर से डर जाता है और वो मन ही मन सोचता है, कहीं वो आत्मा दोबारा ना आ जाए। मुझे तो ये भी नहीं पता
कि वो मुझसे चाहती क्या है और बार बार मेरे पास ही क्यों आ रही है। क्या मुझे इन लोगों से इसके बारे में बात करनी चाहिए? कबीर घाटी में इधर उधर घूमता हुआ आतंकी गतिविधियां चेक करता है और वो ऐसे करते हुए टेंट से थोड़ा दूर चला जाता है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। तभी वो दूर से देखता है कि एक जवान टेंट के बाहर बॉनफायर लगा रहे हैं। वो वापस घूमकर टेंट की तरफ और अपनी टुकड़ी के जवानों के पास जाने लगता है। तभी उसे लगता है कि जैसे उसके पैर पर किसी ने अड़ंगा लगा दिया हो। तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है। जब वो देखता है कि किसी की टांग उसके पैर के नीचे आई जिसका शरीर नहीं है, साथ ही जब वो ये देखता है कि उसका हाथ जिस हाथ ने पकड़ रखा है उसका भी शरीर नहीं है, कबीर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो जैसे ही अपने साथियों को चिल्लाकर बुलाने लगता है, उसके सामने वो भयानक चेहरा बिना शरीर के झूलने लगता है और वो चेहरा कबीर से कहता है, मैं तुम्हारा यहाँ से बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहा हूँ। तुम बहुत मुश्किल से मेरी पकड़ में आए हो। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कम से कम ये तो बता दो कि तुम कौन हो। बार बार मेरे सामने आने का क्या मतलब है? मैं कौन हूँ और तुमसे क्या चाहता हूँ मैं ये वक्त आने पर बता दूंगा, मगर तुम मेरी और तुम्हारी इस मुलाकात की बात किसी से नहीं करोगे। आत्मा के ऐसा कहते ही कबीर किसी सोच में पड़ जाता है। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है कबीर। तुम हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे बस। हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आत्मा कबीर की ये बात सुनते ही वहाँ से गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही वो भागकर अपनी टुकड़ी के जवानों के पास जाता है। क्या हुआ कबीर? दुश्मन के होने की कोई संभावना है क्या? क्या हमें कमांडर को इसके बारे में बताना चाहिए? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुझे लगा कि मैं भटक गया हूँ, इसीलिए भाग कर आया हूँ। कबीर की ये बात सुनकर बाकी के जवान हंसने लगते हैं। कबीर, तुमने तो हमसे सब पूछ लिया कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मगर तुमने अपने बारे में नहीं बताया। ये मेरी पहली लड़ाई है। ओह अच्छा, इसीलिए घाटी में घूमते हुए तुम डर गए कि कहीं खो न जाओ। सभी जवान हंसने लगते हैं। उनको देखकर कबीर भी उनके साथ हंसता है। तभी अचानक से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते पाकिस्तानी घुसपैठिए गोलीबारी करते हुए कबीर के टेंट की तरफ आते हैं। कबीर ये सब देखकर डर जाता है कि इंडियन आर्मी की और भी टीम्स वहां आ गई हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। तभी वो देखता है कि उसकी टुकड़ी के 2 जवान शहीद हो गए हैं। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता और वो बिना सोचे अपनी गन के साथ पाकिस्तानियों की तरफ बढ़ता है और उनको भूनने लगता है। तभी वो एक पाकिस्तानी की गोली का निशाना बन जाता है और शहीद हो जाता है। कबीर को गोली लगते ही वो जमीन पर गिरता है, मगर जख्मी हालत में फिर से खड़ा हो जाता है और गन लेकर पाकिस्तानियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो पाकिस्तान के उसी सैनिक को भूनने के लिए आगे बढ़ता है जिसे उसने गोली मारी थी, मगर वो सैनिक कबीर को देखकर वहां से भाग जाते हैं। कबीर को उस सैनिक की ये हरकत समझ नहीं आती और वो जैसे ही आगे बढ़ता है, पाकिस्तान का एक और सैनिक वहां से भाग जाता है। ऐसा लगातार 2 बार होने पर कबीर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वो एक आर्मी टैंकर के पास पहुंचकर खुद को देखता है और तब उसे समझ आता है कि वो मर चुका है और अब ये कबीर नहीं बल्कि उसकी भयानक सी दिखने वाली आत्मा है। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं मर चुका हूँ और मरने के बाद मैं एक डरावना भूत बन गया हूँ। ये सब लोग मुझे देखकर भाग रहे हैं, लेकिन ये बात तो अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग मुझे देखकर डर कर भाग जाएंगे तो ये दोबारा से भारत पर हमला करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचते ही कबीर की आत्मा टेंट के पीछे आ जाती है और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो हंसता है और हंसते हंसते हवा में उड़ने लगता है और कहता है, अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तानियों, बहुत परेशान कर रखा है तुम लोगों ने।
इतना कहकर वो हवा में उड़ते हुए पाकिस्तान के सैनिकों को एक एक करके उठा लेता है और खाई में फेंक देता है। वो ऐसा करता रहता है। तभी उसे महसूस होता है कि पाकिस्तानी सेना बहुत बड़ी संख्या में है और वो धीरे धीरे भारतीय सेना को घेर कर उसे खत्म करना चाहती है। वो ये सब सोचता रहता है और पाकिस्तान के सैनिकों को मारता रहता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई और भी उसके साथ हवा में है। वो जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जो आत्मा बहुत देर से उसको परेशान कर रही थी, वो भी उसके साथ पाकिस्तानी सेना का खात्मा कर रही है। अब तो बता दो तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ? जितना मैं समझ पा रहा हूँ शायद तुम एक सैनिक हो। हाँ कबीर, मैं तुम्हारी ही तरह एक सैनिक हूँ जो अपनी पहली लड़ाई में ही शहीद हो गया था। मगर मेरे अंदर का सैनिक अभी तक जिंदा है, जो पाकिस्तान को जड़ से खत्म करना चाहता है। मुझे पता था तुम ही वो साथी हो जिसके साथ मिलकर मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें बार बार मेरे होने का एहसास करवा रहा था। कबीर और वो आत्मा पाकिस्तान के सैनिकों को एक एक करके मार रहे थे। तभी पाकिस्तान के एक सैनिक की नजर हवा में उड़ रहे कबीर और उस आत्मा पर पड़ती है। वो सैनिक भागकर अपने कमांडो के पास जाता है और उससे कहता है, जनाब, मैंने अभी अभी हवा में भारत की सेना के 2 सैनिक देखे हैं। दोनों ही बहुत डरावने दिख रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो इमरान? ये भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और तुम्हें यह सब बकवास सूझ रहा है? मगर जनाब, आप मेरी बात तो सुनिए। अगर तुमने एक लफ्ज और कहा तो मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से बर्खास्त कर दूंगा। मगर जनाब, ओबे माय ऑर्डर, दैट्स इट। पाकिस्तानी सैनिक बहुत घबराया हुआ होता है। वो अपने बाकी साथियों के पास जाकर उनको ये बात बताना चाहता है। तभी कबीर उसे हवा में उठाता है, खाई में फेंक देता है। कबीर, हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि इन लोगों की संख्या कितनी है, ताकि हम इन्हें भारतीय सेना पर आक्रमण करने से रोक सकें। इसलिए मुझे और तुम्हें अलग अलग दिशा में जाना होगा। हाँ, ये ठीक है, मैं दाईं तरफ जाता हूँ। इतना कहकर कबीर दाईं और वो आत्मा बाईं तरफ जाती है और रास्ते में आने वाले हर पाकिस्तानी सैनिक को ये दोनों मिलकर मार गिराते हैं। देखते ही देखते थोड़ी देर में पाकिस्तानी सेना का सफाया हो जाता है और तभी भारतीय सेना के कमांडो की नजर इन दोनों पर पड़ती है और ये दोनों आत्माएं नीचे उतरकर भारतीय सेना के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि आप दोनों कौन हैं, मगर इतना जानता हूँ कि आज आपने पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल, मैं आपकी ही 2 साल पुरानी एक टुकड़ी का सैनिक हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ हुई लड़ाई में मैं शहीद हो गया था। बस उसी का बदला लेने आया था। आज मेरा बदला पूरा हुआ और मैंने अपने देश के लिए कुछ कर दिखाया। इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। कमांडर, मैं भी आपकी ही टुकड़ी का एक सैनिक हूँ जिसे शहीद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी बस एक अंतिम इच्छा है कि मेरी होने वाली संतान को भी भारत की रक्षा करने का मौका मिले। जय हिंद। कबीर और आत्मा के जय हिंद कहने पर वहां खड़े भारतीय सेना के जवान भी उनके बदले में जय हिंद कहते हैं।